नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम राजेश बादल साहब के साथ बातचीत में आप सबका स्वागत है। राजेश भाई नमस्ते। और आज हम लोग दो तीन अलग अलग विषयों पे बात करेंगे, लेकिन पहला विषय इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक मैनिफेस्टो निकाला जिसको वो संकल्प पत्र बोलते हैं। 76 पेज का मैनिफेस्टो 53 फोटो के साथ, मतलब मोदी जी की 53 फोटो के साथ और मोदी की गारंटी की थीम के साथ। अब मोदी की गारंटी, कुछ लोग हंसी की भी बात हो गई है क्योंकि लोग ये मान रहे हैं कि ये चाइनीज गारंटी की तरह है जिसके माल का कोई वो नहीं रहता है। क्योंकि मोदी जी की जो गारंटी की बात करते हैं तो लोग पुरानी गारंटियां याद करने लगते हैं। जो उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए, किसानों की आय दुगनी, 100 स्मार्ट सिटी और मालूम नहीं क्या क्या। तो इसमें चूंकि आपका अध्ययन ठीक से है, मैं जरा ये समझना चाहूंगा कि भाई जो मेरी समझ है, आइडियली 2019 का संकल्प पत्र पे बात होनी चाहिए बीजेपी की, क्योंकि सरकार में हुआ है। तो और कांग्रेस ने तो जो कहा है भाई अगर हम आएंगे तो ये करेंगे, उस पर बात हो सकती है। या कांग्रेस के स्टेट में उन्होंने क्या क्या वादे किए थे और क्या पूरे किए या नहीं पूरे किए। तो राजेश भाई एक बार शुरुआती टिप्पणी इस संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो के ऊपर 2019 के रेफरेंस के साथ। देखिए, धन्यवाद आनंद जी। बहुत अच्छी बात हम लोगों ने संयोग से ये प्रसंगवश आ गई है कि अब जब चुनाव सिर पर हैं और मतदाता लगभग अब इस मूड में है कि उसको तय करना है कि उसको किस पार्टी के लिए अपना मत देना है, तो वो खुद भी अपना, देखिए अब आज का जो मतदाता है आनंद जी, वो पहले जैसा नहीं रहा। अब वो सोचता है, वो देखता है कि किस पार्टी ने क्या काम उसके लिए किया है। तो अब कांग्रेस पार्टी तो 10 बरस से सत्ता में है ही नहीं। वो वादा तो कर सकती है, लेकिन जब सत्ता में है नहीं तो उनके वादों की पड़ताल हम क्या करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यकीनन ये उनका तीसरा संकल्प पत्र, वचन पत्र, वादा पत्र या घोषणा पत्र, जो भी आप कहें, 2014 में हमने देखा था, 2019 में हमने देखा था और अब 2022 का हम देख रहे हैं। मेरा नजरिया ये है आनंद जी कि जब आप सरकार में होते हैं, हुकूमत में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होती है कि आप जो आपने अपने संकल्प पत्र में या वादा पत्र में या वचन पत्र में कहा है, जो वादा किया है, कमिटमेंट जो है आपका आवाम के साथ, उसको सबसे पहले यानी टॉप प्रायोरिटी पर उसको पूरा किया जाए। अभी तक का अनुभव ये है, एक सर्वे आया था बीच में, मुझे याद है, तो उसमें ये पाया गया था कि जो भी पार्टी सत्ता में रहती है आनंद जी, वो वादे जो करती है वो 90% वादे पूरे नहीं करती। और 3 चुनाव के संदर्भ में तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं। अभी 2022 पर आता हूं मैं, लेकिन मैं 2014 को भी देखिए कि जो वादा किया जाता है वो दरअसल होता नहीं है जब आप सत्ता में आ जाते हैं। महंगाई हटाने का वादा, आपको याद होगा जब 2013 में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना अभियान शुरू किया था और उनको चेहरा घोषित किया गया था, तो उन्होंने कितना बड़ा वादा किया था कि महंगाई हटाएंगे। फिर करप्शन पर उन्होंने बड़ा जोर दिया था। करप्शन और लोकपाल का और तमाम जो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कैसे उसमें शिरकत की थी, वो सब हम लोगों को पता है। तो भ्रष्टाचार के मसले पर उन्होंने बात की थी, बेरोजगारी पर उन्होंने बात की थी, तमाम आतंकवाद पर उन्होंने बात की थी, विदेश नीति पर बात की थी। ये कहते थे कि एक सिर के बदले हम 10 सिर लाएंगे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ऐसे तो हुए नहीं, वादे तो पूरे हुए नहीं। लेकिन हमने ये देखा कि नोटबंदी जैसा एक फैसला हुआ जिसने करोड़ों लोगों को हिला दिया। भारत के मतलब अनगिनत आबादी, उसको आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस नोटबंदी से कितने लोगों ने सुसाइड किया, कितने लोगों के रोजगार गए, कितने यूनिटें बंद हो गईं। छोटी छोटी कारोबारी यूनिटें जो हुआ करती थी उस नोटबंदी के कारण नष्ट हो गईं, समाप्त हो गईं। बहुत सारी, आपको याद है दिल्ली में एक गांधीनगर एक इलाका होता है जहां पर करोड़ों रुपए रोज का कपड़े का कारोबार हुआ करता था।
और जब नोटबंदी हुई तो वो बेचारी छोटी छोटी यूनिट, मतलब मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से बताऊं उसको, कि अगर कपड़े का कारोबार होता था तो वहां आरा मिलों से कपड़ा, आरा मिल की जो चीरा चीरते हैं लकड़ी, उससे कपड़े, मतलब उस इतने बड़े थान चीरे जाते थे। तो कहीं काज बनाने वाली छोटी सी एक यूनिट है जिसके 10 एम्प्लॉय हैं, कोई बटन लगाने वाली जो यूनिट है, कोई तुरपाई करने वाली जो यूनिट है, इस तरह से यूनिटें होती थी और जो रोज अपना कैश के आधार पर काम करती थी। उसमें से सैकड़ों कहराओं में विदेश चली गई या बंद हो गई, और विदेश कहाँ गई, बांग्लादेश गई, और वहां वो अच्छा काम कर रही हैं, और वहां पे उन्होंने जो है एक्सपोर्ट में, बांग्लादेश के एक्सपोर्ट में मदद की। तो हम अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले ऐसे फैसले लेते हैं जो हमारे संकल्प पत्र में, मतलब भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में था क्या नोटबंदी? नहीं था। और भी अनेक फैसलों का हम पड़ताल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि समय कम है, आप आ जाइए 2019 में। 2019 में भी यही हुआ। 22 वादे किए गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, और 22 में से मैं कह सकता हूं कि 1 या 2 वादे पूरे हुए हैं, बाकी 17-18 वादे पूरे नहीं हुए हैं। अगर मैं आपको कहूं कि देखिए, एक वादा, सबसे इंपॉर्टेंट वादा क्या था कि 2025 तक देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन हो जाएगी। नहीं हुआ। यह कहा गया था कि सभी देश की सारी बस्तियां पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त हो जाएंगी। हुई क्या? नहीं हुई। देश के सभी गांवों में बिजली की आपूर्ति हो जाएगी, अभी भी नहीं हुई। बहुत सारे आदिवासी टोले शाम होते से अंधेरे में डूब जाते हैं। तो ये वादा अधूरा है। सरकारी सेवाओं में, अदालतों में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसका डिजिटलाइजेशन हुआ है, उसमें मैं कह सकता हूं कि आंशिक आंशिक काम उस तरह का हुआ है, वो आप मान सकते हैं कि थोड़ा सा हुआ है। फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का विकास एक बहुत ठोस प्लान के साथ वादा किया गया था, वो नहीं हुआ। नॉर्थ ईस्ट में तो उल्टा ये हुआ कि आप देखिए मणिपुर का क्या हाल है। मणिपुर की हाल बहुत खराब है। अरुणाचल प्रदेश के क्या हाल है हमें पता है। मिजोरम के क्या हाल है हमें पता है। सिक्किम कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, हमें पता है। तो एक तो वो वादा पूरा नहीं हुआ। हर व्यक्ति को कहा गया था कि 5 किलोमीटर के अंदर बैंकिंग सर्विसेज दी जाएंगी। आंशिक तौर पर आप कह सकते हैं कि आपने एटीएम खड़ा कर दिया, लेकिन ट्राइबल एरिया में और रूरल एरिया में वो भी वादा पूरा नहीं हुआ। हमारे देश की बड़ी आबादी ट्राइबल एरिया की है और रूरल एरिया की है। फिर एक वादा जरूर मैं कह सकता हूं कि जो जिस पे ढंग से काम होता दिखा भी है और हम सब ने महसूस किया कि 60,000 जो किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होना था, वो जरूर हम कह सकते हैं कि जो सड़क मंत्रालय है उसने पूरे 5 साल तक जो है काम करते हुए दिखा भी है और उसका काम नजर आया है, और जिसके लिए उसके मंत्री नितिन गडकरी को उसका श्रेय हम दे सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि शायद इस पे थोड़ी सी कामयाबी है। तो 1.5 वादा पूरा हुआ 22 में से अभी तक। इंटरनेट के लिए पंचायत में हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की बात थी, ये नहीं हुआ। वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में टॉप 50 देशों में शामिल करने का वादा किया गया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। तो 50 शहरों में मेट्रो का सशक्त नेटवर्क बनाने की बात की गई थी, वो पूरी नहीं हुई। राजकोषीय घाटे को कम करने की बात कही गई थी, वो पूरा नहीं हुआ। रेल मार्गों को 2022 तक 3 सालों में ब्रॉडगेज में बदलना का काम चलना था, वो पूरा नहीं हुआ। हमने कभी नहीं देखा, आपने भी इतने वर्षों में आनंद जी देखा होगा कि रेलवे कब अपनी काम किया करती थी हमें पता नहीं चलता था। उसके लिए आए दिन 365 दिन रेलें रद्द नहीं होती थी, कैंसिल नहीं होती थी। कि आज तो अब आप अखबार में पढ़ लीजिए, आज इतने यहाँ रेल पर काम चल रहा है इसलिए रेलें रद्द। तो भाई घाटा तो आप अपना ही उठा रहे हैं। आपके यहाँ प्लानिंग की कमी है कि आप रेलों का जो ब्रॉडगेज आपको करना है आप ऐसे टाइम पर करते हैं जो पीक डेज होते हैं, रेलों पर ठसाठस मुसाफिर जा रहे हैं तो आप रेलवे ट्रेन ही कैंसिल कर रहा है। ये बड़ा अजीब सा, मैंने तो कभी ऐसा मतलब नहीं सुना कि ऐसा कभी हुआ।
कभी कभार कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कुछ ट्रेनें लेके तभी डाइवर्ट कर देते थे। तो ये रेल पटरियों के विद्युतीकरण की बात थी वहां पर अलग से, सारे रूट का, वो नहीं हुआ। हवाई अड्डे दोगुने होने थे, वो भी नहीं हुए। भारतमाला परियोजना की शुरुआत होनी थी, वो भी नहीं हुआ। और 2022 तक, क्योंकि मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, और 175 गीगावाट ऊर्जा का जो एक टारगेट था वो पूरा करना था, उसका मेरे पास आंकड़ा नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता कि उसमें कितनी कामयाबी मिली है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, और भी कितने आपको बताऊं, लेकिन ना के बराबर वहां पे कामयाबी मिली है। तो ऐसे वादे क्यों किए जाते हैं जिन पर जो आपकी सत्ता में आने के बाद प्राथमिकता की सूची से हट जाते हैं? आप वो काम करते हैं जो आपके सूची में होते ही नहीं है, यानी आपके संकल्प पत्र में होते ही नहीं है। तो जब आपको वादा है, तो इस तरह का मतदाताओं की खिल्ली उड़ाने का अधिकार आपको किसने दिया है? ये एक बड़ा सवाल है आनंद जी। जी, मैं राजेश भाई एक दो चीजें और जरा समझना चाहूँ। ये जो भाजपा का और खास करके मोदी जी का इवेंट मैनेजमेंट एक स्ट्रांग पॉइंट है। वो हर चीज को बड़ा इवेंट बनाते हैं। मतलब वो चाहे G20 का हो, चाहे वो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो। अब कल उन्होंने मतलब उस इवेंट का कोई मतलब नहीं था, सूर्य तिलक सूर्य तिलक सूर्य तिलक, वो सब जगह सूर्य तिलक। अरे भाई वो, और उसमें क्या वो था, वो तो आप लेंस लगा के वो कोई मतलब मेरे हिसाब से इंटरमीडिएट पास अगर कोई बच्चा होगा जो साइंस लिया है, ये वो कर देगा। इसमें BSc वाले बच्चे की भी जरूरत नहीं है। लेकिन सूर्य हम तिलक लोग और 10वीं कक्षा में करते थे ये, जो एक लाइट को रिफ्लेक्ट करके और ले जाने का, और वो जो पेरिस्कोप वाला जो उदाहरण था, और जहाजों में जो जिस तरह से देखने का, वो सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सारा। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ ये तो इंटरमीडिएट पास लड़का भी कर सकता था। अब इसको हेडलाइन बनाया जा रहा था। मोदी जी का कहीं मुझे लगता है जो उनको एक ही चीज आती है, इवेंट मैनेजमेंट करना। मैं इस रेफरेंस में कह रहा हूं कि इस बार का चुनाव उठा नहीं है। अब जो भी कारण हो, मुझे तो कम से कम, मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूं, हिंदी हार्टलैंड में हूं, जहां पे लोगों का एक बड़ा इसमें चाव रहता है, बहुत रुचि रहती है कि भाई कौन जीता कौन हारा, कोई अपने से लेना देना नहीं। लेकिन इस बार के चुनाव में मैं चुनाव उठा हुआ नहीं मान रहा हूं, नंबर एक। नंबर दो, प्राइवेटली लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक डर का माहौल भी कहीं ना कहीं एक उसका एक माहौल है कि भाई बहुत ज्यादा बोलोगे तो मालूम नहीं कल के दिन फिर से आ गए तो क्या कर देंगे, इस तरह का। ये क्यों नहीं चुनाव उठ रहा है? कमी तो कोई नहीं है। देखिए, चुनाव अब हम लोग मीडिया के लोग, पत्रकारिता की भाषा में जब हम बात करते हैं कि मीडिया, ये चुनाव क्यों नहीं उठ रहा है, तो जाहिर सी बात है, ये चुनाव एक ऐसा पंचवर्ष 5 साल में होने वाला हमारा एक लोकतांत्रिक अनुष्ठान है कि जिसमें आहुति देने वाला, उस यज्ञ में आहुति देने वाला अगर हर इंसान उत्साहित नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है कि उसमें यज्ञ में सारे लोग दिलचस्पी लें। मतदाता हमारा ये यज्ञ में आहुति देने वाला व्यक्ति है। मतदाता उदासीन है। उदासीन क्यों है, जिसका उत्तर आपने अभी, जहां से आपने सवाल शुरू किया था कि इवेंट मैनेजमेंट की जो बात है, देखिए इवेंट मैनेजमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर काम आप कर रहे हैं तो वो तो सड़कों में दिखेगा। अगर आप काम कर रहे हैं तो किसान के बैंक की पासबुक में दिखेगा। अगर आप काम कर रहे हैं तो शिक्षक के, कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड में, उनकी महंगाई भत्ते में, उनके वेतन वृद्धि में, उनके प्रमोशन में दिखेगा। अगर आप काम कर रहे हैं तो एक बेरोजगार के दोनों हाथों को काम मिलेगा। और काम मिलने का मतलब, हम माफ कीजिए, ये नहीं कहते आनंद जी कि एक इंटरमीडिएट और BA पास आदमी सब्जी का ठेला लगाए। सब्जी का ठेला लगाना गलत नहीं है, लेकिन सब्जी का ठेला लगाने के लिए जिस योग्यता की आवश्यकता है, वो योग्यता उसकी नहीं है, क्योंकि वो इंजीनियर बनना चाहता था। आप देखिए कि हाल के 2-3 वर्षों में आप कहीं भी चले जाएं, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी शहर में चले जाएं, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है खाने पीने की दुकानों का, फास्ट फूड के कॉर्नर्स का, और आपको देखेंगे तो आप सब्जी के ठेलों, और कोई लड़का, कोई उस सब्जी चलाने वाला, लगाने वाला, उसका ग्रेजुएट से कम नहीं मिलेगा आपको। तो क्या हमने इसके लिए हम जो है ये लोकतंत्र का अनुष्ठान करते हैं? हम लोकतंत्र का अनुष्ठान करते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ें,
और देश का नाम रोशन करें। रोशन करने का अवसर कितने लोगों को मिलता है? आप देखिए, एक भयावह आंकड़ा निकलेगा कि बीते 5-7 वर्षों में कितने लोगों ने पीआर मतलब परमानेंट रेजिडेंट जो बने हैं वो दूसरे देशों के बने हैं, कितने आवेदन लगे हैं। जो इस देश की नौजवानों के प्रति जो व्यवहार है, आज संसार का सबसे बड़ा देश भारत है जो नौजवान देश कहलाता है। 40 करोड़ की आबादी युवकों की है, कम नहीं होती। लेकिन अगर आपकी योग्यता के मुताबिक काम न मिले जो, तो फिर क्या मतलब? डिवीजन ऑफ द लेबर जो है वो नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर अगर नहीं है तो कोई भी युवक क्यों रहना चाहेगा? वो बेमन से अफसोस करते हुए विदेशों में जाएगा, वो कनाडा जाएगा, वो अमेरिका जाएगा, वो यूरोप के देशों में जाएगा। ऐसा हो रहा है। तो इवेंट करने की जी जरूरत तो आपको तब पड़ती है जब आप काम नहीं करते हैं और केवल शोशेबाजी करना चाहते हैं, तमाशा करना चाहते हैं कि देखो दुनिया वालों, हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वस्तुतः वो काम हुआ नहीं होता है। आप देख लीजिए, सड़कों की हालत देख लीजिए, आप उत्तर भारत के सारे राज्यों में बिजली की स्थिति देख लीजिए, कटौती की हालत क्या है, सिंचाई की स्थिति देख लीजिए हालत क्या है, महिलाओं के प्रति अत्याचारों की हालत देख लीजिए क्या है। क्योंकि आंकड़े अगर रखेंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। जी जी। मैं एक और राजेश भाई आपसे, भाई मैं कहीं उसको फील कर रहा हूँ। दो चीजें, एक तो हम लोग जब अपना सोशल मीडिया पे लाइव करते हैं या जो कमेंट्स आते हैं, लाइव नहीं करते हैं अगर वो, तो उसमें इधर एकदम से जो ट्रोल आर्मी के लोग हैं उनकी भाषा फिर बहुत ही असंयमित हो गई है। और मैं अपने शोज में बहुत ध्यान रखता हूं, मैं हरदम उस आदमी को ब्लॉक करता हूं जो भाषा की मर्यादा ना रखे, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि उस तरह के आते हैं। तो एक तो मैं एक आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा कि ये जो अमर्यादित, ये डेस्परेशन है, गुस्सा है, खिसियाहट है, मतलब ये ऐसा माना जाता है कि इनको कहीं ना कहीं से डायरेक्शन, गाइडेंस वो मिल रहा है। दूसरा, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं आज से मैंने एक सर्टेन प्रिंट मीडिया में कम से कम चेंज देखा है। मतलब आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया आज का उठा रहा हूं, लखनऊ का, और उसमें नीचे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को भी स्थान मिल रहा है, फोटो भी लग जा रही है। ये अभी तक नदारत था, मतलब सूर्य तिलक ऑफ रामलला डन, पीएम सीएम कॉल इट इमोशनल मूवमेंट, मोदी जी हवाई जहाज में बैठ के टैबलेट पे सूर्य तिलक देख रहे हैं। ये सब बातों के साथ साथ जो रियल पॉलिटिक है उसकी बात भी कहीं ना कहीं थोड़ा स्थान विपक्ष हो। तो दोनों चीजें, सोशल मीडिया पे ये जो अमर्यादित भाषा, ये क्या सिम्टम है, और दूसरा जो प्रिंट मीडिया में कम से कम कुछ स्थान मिलने लगा है, तो क्या हवा बदल रही है? आनंद जी, अफसोस होता है कि हम जब ये इस तरह के शो करते हैं तो कई बार ऐसी टिप्पणियां पढ़ने को मिलती हैं, और ऐसी तीखी और एक अश्लील अमर्यादित टिप्पणियां होती हैं जो थोड़ा सा दिल को ठेस पहुंचाती है। देखिए, मैं बहुत साफ इसको स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि हम पत्रकारों की कोई दिलचस्पी ना तो कांग्रेस पार्टी में है और ना भारतीय जनता पार्टी में है। हम लोगों का जो प्रशिक्षण हुआ है वो ऐसे प्रशिक्षण हुआ है कि हम इस देश के लोकतंत्र को, हम इस देश के नौजवान को, हम इस देश की माली हालत को, हम इस देश की समस्याओं को दूर होते देखना चाहते हैं और इन सब लोगों को मजबूत होते देखना चाहते हैं। और जब हम पत्रकारिता के नाते हम अपनी बात रखते हैं, भाई देखिए, मुझे तो नहीं याद आता कि आपने कांग्रेस से कोई बहुत करोड़ों रुपए कभी लिए हो, कभी, या भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कभी दिए हो, या मुझे तो याद नहीं आता, और ना तमाम हमारे साथी जो कर रहे हैं ना लेंगे। हम लोग अपने अपने सामाजिक सरोकारों के प्रति संवेदनशील हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम ये भी नहीं करने दे सकते कि अगर मान लीजिए 5 साल तक कोई सरकार कुछ ना करे और हम फिर भी गीत गाए जाएं, तारीफ करते जाएं, तो फिर हम पत्रकारों को गालियां देंगे कि हम सरकार की गोद में बैठे होंगे, हम सरकार की हम दरबारी बन गए। पुराने जमाने में, राजाओं के जमाने में क्या होता था? यही तो होता था कि चारण होते थे, भाट होते थे, प्रशस्ति गान करने वाले बरुआ होते थे, हम तमाम तरह की कैटेगरी के लोग होते थे
जो सिर्फ यशोगान करते थे और यशोगान करने के बदले में उनको सब राजा उपकृत करते थे। लेकिन हमारी पीढ़ी में कह सकता हूं आनंद जी कि उन लोगों में से नहीं है जो हम सरकार के चारण या स्तुतिगान कर सके या करें, बिल्कुल नहीं। अगर गलत है तो वो गलत है। हमारे दर्शकों को बहुत ही सहानुभूति पूर्वक ये अपने दिल पे हाथ रख के सोचना चाहिए कि हम जो बात करते हैं, चूंकि वो बटे हुए हैं, ठीक है आपकी पार्टी आपको पसंद आती है, हम उसके खिलाफ नहीं है कि आपको बीजेपी पसंद आती है, आप किसी को कांग्रेस पसंद आती है, किसी को समाजवादी पसंद आती है, किसी को बहुजन समाजवादी पसंद आती है। हम बात जो लेकिन जो प्रिंसिपल्स की करते हैं, हम जिन सिद्धांतों की बात करते हैं, उन सिद्धांतों को देख के ये लगता है कि शायद आप अगर उस नजरिए से सोचेंगे तो पाएंगे कि हम लोगों के सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि आपके सामने हम सही तस्वीर पेश ना करें। हमारा काम है आपको पसंद आए तो, नहीं आए तो, लेकिन ईश्वर के लिए ये एक उस भाषा का इस्तेमाल मत करिए जो आत्मा तक ठेस पहुंचाती है। हम लोग भी कई बार जिस तरह से बात करते हैं और बीजेपी की आलोचना करते हैं तो ये मान लिया गया है कि हम जैसे कोई हिंदू नहीं है, या हिंदुओं का सारा जो ठेका है वो भारतीय जनता पार्टी ने लिया हुआ है। अरे भाई, हम लोगों के घरों में पूजा होती है, जनेऊ हम पहने जाते हैं, धारण सब करते हैं, लेकिन एक बुनियादी बुनियादी हक की बात तो हर आदमी करेगा, पढ़ा लिखा होगा तो, और पढ़ा लिखा नहीं होगा तो। हम पूजा भी करेंगे लेकिन हम हक से सरकार से आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे कि रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए, हमारे बच्चों को काम चाहिए, महंगाई पे कीमतों पे कंट्रोल चाहिए। महान संपादक राजेंद्र माथुर क्या बात करते थे आनंद जी, मुझे हमेशा उनकी एक बात याद आती है कि देखिए ये कभी नहीं 100% निष्पक्षता नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन जब कभी आप पत्रकारों के लिए उनका संबोधन था कि जब कभी आप इस धर्म संकट में पड़ जाएं कि आप निष्पक्ष नहीं हो सकते तो आप सीधे सीधे अवाम के साथ खड़े हो जाइए, आम नागरिक के साथ खड़े हो जाइए, और हम वही काम कर रहे हैं। जी जी, मैं अब बस चलते चलते एक राजेश भाई, क्योंकि पॉलिटिकल मामला है तो आपसे पहले चरण का मतलब पहले चरण का चुनाव कल वोट पड़ जाएंगे 102 सीटों पे, और खास करके इसमें तमिलनाडु की 39 सीट में एक चरण में चुनाव हो रहा है। ओवरऑल जो 102 सीट का मतलब करीब 20% सीटें निकल जाएंगी। एक मोटे तौर पे, क्या अगर कल मध्य प्रदेश में भी क्या कहीं कोई चुनाव है कल कि नहीं है अभी? जी हाँ, मध्य प्रदेश में भी है 5-6 निर्वाचन क्षेत्रों में तो चुनाव। आप जरा एक जनरल टिप्पणी, 110 बहुत ही जनरल टिप्पणी कि मुझे तो अभी जो लग रहा है, अगर नफा नुकसान देखें, सीटों का कहना अभी ठीक नहीं रहेगा क्योंकि आचार संहिता लगी है। तमिलनाडु में पूरी तरह से एक तरफा है मामला, उत्तर प्रदेश में भी एडवांटेज इंडिया गठबंधन है। बाकी की क्या स्थिति है आपके हिसाब से, कहाँ क्या है? देखिए, जब आप एडवांटेज की बात करते हैं, जब आप लाभ की बात करते हैं, तो हमें यकीनन पिछला चुनाव देखना होगा कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस नंबर पर खड़ी थी और कांग्रेस किस नंबर पर थी, या समाजवादी पार्टी या जो तीसरे अन्य दल हैं, मान लीजिए कि तृणमूल कांग्रेस है या एनसीपी है या शिवसेना है या डीएमके कहाँ खड़े हुए हैं। अगर हम जब ये देखते हैं तो जो आप पूछ रहे हैं, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नंबरों के जिस शिखर पर पिछले चुनाव में थी, इस चुनाव में अभी तक वो उस शिखर की स्थिति पर नहीं है। कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं था, अब उसके पास पाने के लिए है। समाजवादी पार्टी की आप जो बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे थे कि अभी एडवांटेज की स्थिति में है इंडिया। अब 5 सीटें अगर थी तो 5 से तो मुझे जो लगता है निश्चित रूप से आगे ही जाएंगे। मध्य प्रदेश में पिछली बार 28-1 का आंकड़ा था, और ये आंकड़ा सब कांग्रेस के इतिहास में मध्य प्रदेश में सबसे कम का आंकड़ा था। एक आपातकाल के बाद हुआ था, लेकिन ये स्थिति इस बार के चुनाव में नहीं है। कम से कम आधा दर्जन सीटों पर कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, या प्रतिपक्ष अच्छा काम कर रहा है मैं कहूं तो, क्योंकि अब तो गठबंधन की बात है ना। छत्तीसगढ़ में भी
आधी सीटों पर यानी करीब करीब 45% सीटों पर कांग्रेस या प्रतिपक्षी गठबंधन ने अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं और इसका लाभ उसको मिल रहा है। और आप राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान में भी कम से कम आधा दर्जन सीटों पर आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है। अभी बहुत समय बाकी है, हमें आने वाले समय में देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये तो मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार का चुनाव नंबरों के उस शिखर पर पहुंचने के लिए भी मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान मुझे नहीं दिखता। और मतदाता क्या है, ठिठका हुआ है, मतदाता थोड़ा सा कंफ्यूज भी है। मैं कहूं आपको, वो जैसे आपने जो भी इवेंट की बात कही थी ना, तो मतदाता दुविधा में है। वो कई बार हमने ही पाया है, शायद हमने एक आध शो में आपकी चर्चा भी की है कि कई जब ऐसी नौबत आती है तो हमारा वोटर दिल से वोट करता है, दिमाग से वोट करने की फिक्र नहीं करता। और तब उस सूरत में मुझे याद आता है कि वो एक शेर हमारे सहारनपुर के मित्र हैं, उन्होंने लिखा था कि है व्यवस्था से बहुत गुस्सा भी वो और कर लेता है समझौता भी वो, जिंदगी की दौड़ में भी है शरीक और कई मोड़ों पे है ठहरा भी वो, गैर तो लगता नहीं वो आज भी, हाँ मगर लगता नहीं अपना भी वो। तो ये स्थिति बन गई है अब राजनेताओं के प्रति मतदाताओं के मन में। और मतदाता क्या है, 75 साल से हम जब बात कर रहे थे, क्या ही संयोग की बात है कि हमने आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया और संविधान का अमृत महोत्सव साल मना रहे हैं। तो वो एक मतदाता की नजर से अगर मैं कहूं कि वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है, माथे पे उसकी चोट का गहरा निशान है, सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है मगर झोले में उसके पास कोई संविधान है। ये मुझे लगता है जी, मैं बस चलते चलते एक छोटा सा, दिग्विजय सिंह जी का चुनाव कैसा चल रहा है वहां पे, मतलब हम लोग की थोड़ी रुचि है कि। जी देखिए, मैं आपको से कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में पिछली बार तो केवल एक सीट आई थी और इस बार जिन सीटों का मैंने नाम लिया है कि आधा दर्जन सीटों पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस कांटे की टक्कर दे रही है, उसमें एक दिग्विजय सिंह भी है राजगढ़ से। इसके अलावा रतलाम झाबुआ की सीट जो दूसरी सीट है वो मजबूत स्थिति में है कांग्रेस वहां पर। तीसरी सीट नरसिंहपुर होशंगाबाद की है। चौथी छिंदवाड़ा की है, मगर वहां से बड़ी घालमेल वाली खबरें आती हैं, लेकिन चौथी सीट छिंदवाड़ा की है। पांचवी सीट ग्वालियर की है, छठवीं मुरैना की है और सातवीं सतना की है। इन सीटों में निश्चित रूप से प्रतिपक्षी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत करारी टक्कर दे रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते तक पहले चरण के वोट भी पड़ चुके होंगे, तो हम लोग कुछ और स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू।